हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको वैदिक सभ्यता शुरू किया था, वैदिक एज शुरू किया था, वैदिक काल शुरू किया था। तो मैंने पिछले क्लास में आपको वैदिक काल का एक सामान्य समझ या आउटलुक बताया था कि वैदिक काल को हमको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक। तो वो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल की आज शुरुआत कर देते हैं कि वैदिक काल का कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट होता गया। ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं लिखा हूँ। अभी इधर आप इधर अभी ये सब चीजें आप ना देखिए, आप अभी इसको देखिए। वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति या वैदिक काल। ठीक। तो वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति या वैदिक काल। तो आप एक चीज ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका तीन तीन नाम है। तो ये इन नामों का अर्थ क्या है? आखिर इनका क्या मतलब क्या अर्थ है कि वैदिक संस्कृति का क्या अर्थ है, आर्य संस्कृति का क्या अर्थ है, इनका नाम ही क्यों रखा गया ये कि वैदिक संस्कृति का क्या क्यों नाम रखा गया, आर्य संस्कृति क्यों नाम रखा गया, वैदिक काल क्यों रखा गया। ठीक। एक क्वेश्चन तो ये दिमाग में आ रहा होगा। फिर जब आर्य आपके दिमाग में आर्य चल रहा होगा कि आर्य आर्य बार बार ये आर्य आ रहे हैं, तो आर्य ये थे कौन? ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आखिर में आर्य कौन थे। ठीक। कौन थे? एक क्वेश्चन और आ सकता है दिमाग में कि कौन थे और वो कहाँ से आए थे। आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे? तो तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में, एक मोटी मोटा मैं मान रहा हूँ कि तीन क्वेश्चन चल रहा है कि इन शब्दों का ये शब्द ही क्यों। पहली बात, आर्य संस्कृति, वैदिक वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, ये शब्द ही क्यों? पहला ये। आर्य कौन थे? दूसरा ये आर्य कहाँ से आए थे? तीसरा ये। तो आइए मैंने बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर एक कि आखिर ये वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक काल, ये नाम ही क्यों है? क्वेश्चन नंबर एक हो गया। फिर ये आर्य कौन थे? आखिर आर्य आर्य हर ये वैदिक काल में आर्य के बारे में ही पढ़ना था, आखिर में ये थे कौन? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि यार कहाँ से आए थे। ठीक। इन तीन क्वेश्चन के बारे में ही हम जानेंगे आज। ठीक। फिर आगे हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं कि आर्य ये नाम ही क्यों है, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति और वैदिक काल, ये नाम ही क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक संस्कृति क्यों नाम है। ठीक। तो वैदिक संस्कृति नाम क्यों है? तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि जैसे वैदिक संस्कृति, इसी शब्द में देखिए आप, वैदिक संस्कृति यानी कि क्या? वेद। वेद मतलब क्या? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का कहाँ से हमें पता चलता है कि वैदिक संस्कृति के बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं? ये बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है। वैदिक संस्कृति या आर्यंस के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है। तो इसीलिए हम क्या इसको पढ़ते हैं? वैदिक संस्कृति। इसीलिए इसका नाम क्या है? वैदिक संस्कृति। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वेद से मिलती है या वेदों से मिलती है, क्योंकि वेद भी कई हैं। ठीक। तो ये शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया कि ये शब्द क्यों रखा गया, नाम वैदिक संस्कृति क्यों रखा गया। क्योंकि वैदिक संस्कृति के बारे में या आर्यों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो हमें वेदों से मिलती है। तो इसका नाम इसलिए क्या रखा गया? वैदिक संस्कृति रखा गया। अच्छा, अगला है आर्य संस्कृति क्यों रखा गया। तो आर्य संस्कृति क्यों रखा गया, तो इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि आर्य संस्कृति क्यों रखा गया। जैसे ये देखिए, मैं जब आपको मिडाइवल में पढ़ाऊंगा थोड़ा समझ लीजिए वो। जैसे 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक। ये तो इतना आप जानते ही होंगे कि 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ठीक। और ये मुगल वंश चला लगभग 1857 से 1858। 1858 में मुगल वंश समाप्त हो गया, मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया 1858 में। ठीक। तो इस काल से लेके इस काल तक
को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें मेन प्लेयर कौन था? कौन था? मुगल थे। जो 1526 लेके 1857 से जो जो भी मेन प्लेयर थे वो कौन थे? मुगल थे। तो इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? मुगल काल कहते हैं। तो इसी प्रकार इसी प्रकार ये 1500 बीसी से 600 बीसी में इस टाइम पीरियड में मेन प्लेयर कौन था? आर्य लोग थे। मेन प्लेयर कौन था? 1500 बीसी से 600 बीसी में के मेन प्लेयर कौन थे? आर्य लोग थे। इसलिए इस वैदिक काल को हम आर्य संस्कृति, माने आर्य लोग पे ही सारा संस्कृति, आर्यों की संस्कृति थी 1500 से बीसी से 600 बीसी। इस काल में मेन प्लेयर कौन से थे? आर्य थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्य संस्कृति। यानी कि इस संस्कृति के निर्माता, जो 1500 से बीसी से 600 बीसी में जो संस्कृति डेवलप हुई, उसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। इसलिए इसको आर्य संस्कृति या आर्य संस्कृति कहते हैं। ठीक, ये भी नाम आपको क्लियर हो गया होगा। और वैदिक काल का मतलब वही है कि वेदों का, वही वेदों से जो ज्ञान, वेदों से जो मुख्य जानकारी का मुख्य स्रोत है वेद, तो इसको वैदिक काल भी कहते हैं। तो शायद आपको अब लगभग नाम क्लियर हो गया होगा कि ये आखिर नाम ही क्यों है। ठीक, वैदिक संस्कृति नाम इसलिए है कि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक, आर्य संस्कृति नाम क्यों है? क्योंकि 1500 बीसी से 600 बीसी में जो मेन प्लेयर हैं वो कौन थे? आर्य लोग थे। यानी कि 1500 बीसी से 600 बीसी में के बीच जो संस्कृति बनी, उसके निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। इसलिए आर्य संस्कृति। और वैदिक काल का मतलब वही वेदों से, जो वेद मुख्य स्रोत है, वेदों वेदों से ही हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक काल कहेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि ये नाम क्यों। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, नाम क्यों है? नाम तो क्लियर हो गया। अब उस, जैसे एक नाम है आर्य संस्कृति, तो अब ये आर्य आपके दिमाग में आया, आर्य कौन थे? तो आइए अब इसको देखते हैं कि आर्य कौन थे। तो आर्य कौन थे, इससे पहले आपको पहले आर्य शब्द के बारे में तो जानिए। आर्य कौन थे? तो दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आर्य शब्द का मतलब क्या है। तो आर्य क्या है? आर्य, आर्य एक संस्कृत शब्द है। ठीक, क्या है? आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन या कुलीन, या सभ्य, या सज्जन। ठीक, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य या सज्जन। अच्छा, अब ये मैंने इस आर्य शब्द का जो अर्थ बताया, इसका पता कहाँ से चलता है कि ये इसका अर्थ है श्रेष्ठ है या कुलीन है? इसका पता भी हमें वेद से ही चलता है। कैसे? वेद में, वेदों में जो आर्य शब्द का सेंस है, वेदों में जो आर्य शब्द का सेंस है, जो भाव है, वो यही है, श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य या सज्जन। यानी आर्य शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य या सज्जन। अब ये अर्थ हमको पता कहाँ से चला? वेद से पता चला। क्योंकि वेदों में जो आर्य शब्द का भाव निकलता है वो यही निकलता है, श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य या सज्जन। तो अब आपको आर्य शब्द का क्लियर हो गया होगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है और इसका इसका वेदों में भाव क्या था। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि आर्य लोग जब श्रेष्ठ थे या कुलीन थे या सभ्य थे या सज्जन थे, ठीक, तो आर्य लोग आखिर श्रेष्ठ किस चीज में श्रेष्ठ थे? ये भी तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि आर्य लोग किस चीज में श्रेष्ठ थे। क्या किसी श्रेष्ठ जाति के थे? क्या किसी श्रेष्ठ प्रजाति के थे? आखिर क्या थे? किस चीज में श्रेष्ठ थे? आइए उसको हम
देखते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ कि यार किस चीज में श्रेष्ठ थे। ठीक, तो श्रेष्ठ में ये लिखिए यहाँ पे, पहला क्या है, पहला क्या है, किस, क्या किसी एक जाति के थे, श्रेष्ठ जाति के थे, पहला हो गया। दूसरा, क्या किसी श्रेष्ठ प्रजाति के थे, दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन मैं देता हूं, क्या किसी यायावरी समूह के थे। ध्यान दीजिएगा इधर, एकदम दिमाग इधर उधर नहीं। क्या चौथा है, एक भाषाई समूह। अभी बस आपको मैं ये ऑप्शन दे रहा हूं, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या थे वो, श्रेष्ठ किस चीज में श्रेष्ठ थे। ठीक, तो आर्य का ये अर्थ हो गया, श्रेष्ठ थे, आर्य श्रेष्ठ थे, तो किस चीज में श्रेष्ठ थे, क्या श्रेष्ठ जाति के थे, क्या श्रेष्ठ प्रजाति के थे, क्या उनका यायावरी समूह, क्या एक भाषाई समूह। ठीक, अब आप वीडियो पॉज करिएगा, एक बार जरूर आप सोचिएगा कि इन चारों में से आखिर में आर्य कौन थे, क्या थे। तो आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति के थे या श्रेष्ठ प्रजाति के थे। क्यों? क्योंकि जैसे हिटलर ने अपने आप को कहा था कि आर्य, मैं आर्य हूँ, मैं आर्य हूँ, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ थे, तो इसलिए हिटलर अपने आप को भी आर्य ही बताता था। तो उससे भी आपके दिमाग में आ सकता है कि आर्य श्रेष्ठ जाति के थे। लेकिन अब इसका आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा हमको और डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा और हमको अंदर जाना पड़ेगा, तब ये इसका आंसर हमको पता चलेगा कि वो क्या थे। ठीक, इसका आंसर, जैसे हिटलर ने अपने आप को आर्य बताया था, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ समझ कर ही अपने आप को आर्यों से तुलना करके बताया था कि मैं आर्य हूं। ठीक, तो इन इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको अभी आगे मैं बता रहा हूं। ठीक, तो एक चीज आप सोचेंगे कि जैसे क्या आर्यों के बारे में हम ही लोग पढ़ते हैं, क्या भारतीय लोग ही आर्यों के बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं, बहुत से विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने भी आर्यों के बारे में बहुत सारा स्टडी किया है। ठीक, हम ही लोग नहीं, बहुत सारे विद्वानों ने स्टडी किया इस आर्यों पे कि आर्य क्या थे, जाति के थे कि प्रजाति के थे, क्या थे। ठीक, तो बहुत श्रेष्ठ विद्वानों ने अध्ययन जब विद्वानों ने अध्ययन किया तो उसमें आर्यों की तमाम विशेषताएं मिली, लेकिन उन विशेषताओं में से कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो कॉमन विशेषताएं थी। नहीं समझ में आया? आर्यों का अध्ययन बहुत विद्वानों ने किया और बहुत विद्वानों ने आर्यों की बहुत विशेषताएं बताई, लेकिन उन विशेषताओं में कुछ विद्वानों की जो विशेषताएं, जो आर्यों की विशेषताएं बताए थे, उसमें कुछ कॉमन विशेषताएं बताए, आर्यों की कुछ कॉमन विशेषताएं बताई। जैसे पहली विशेषता क्या थी कि आर्य क्या थे, ग्रामीण थे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण थे। दूसरा क्या था, आर्य क्या थे, आर्यों की संस्कृति क्या थी, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, ये ग्रामीण के थे। ठीक, दूसरा क्या था, ये घोड़े ये घोड़े यूज करते थे, घोड़े यूज करते थे तथा घोड़े वाले रथ भी यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ये आर्य संस्कृति की विशेषताएं हैं जो मैं लिख रहा हूं। ये घोड़े वाले रथ भी यूज करते थे, प्लस और क्या था, कवच, हेलमेट, बकायदे एकदम युद्ध प्रिय लोग थे ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं, जो बहुत से विद्वानों ने जो आर्य संस्कृति की कुछ कॉमन विशेषताएं बताई हैं, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताना है आपको ना कि जाति कौन सी थी, प्रजाति, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको जानने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। तो जो कॉमन विशेषताएं विद्वानों ने बताई, तो उसमें पहली मैंने लिख दिया, विशेषताओं तो बहुत बताई, लेकिन उसमें जो कॉमन विशेषताएं हैं, जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ। पहला ग्रामीण थे, दूसरा घोड़े और घोड़े वाले रथ
यूज करते थे, बकायदे कवच हेलमेट लगाते थे, क्योंकि ये युद्ध प्रिय लोग थे। ठीक। तीसरा, तीसरा आप चले जाइए। तीसरा क्या था? आरे वाले पहिए यूज करते थे, आरे वाले पहिए। क्या यूज करते थे? आरे वाले पहिए। एकदम एकदम ये सब दिमाग में रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, कभी नहीं, यकीन मानिए आपको एकदम कभी नहीं भूलेंगे आप ये। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुरंत क्लिक करेगा और तर्द उत्तर बताएंगे, एकदम समय नहीं लगेगा आपको, बस आप समझ लीजिए इसको। तो ग्रामीण थे, घोड़े और घोड़े वाले रथ यूज करते थे, कवच हेलमेट बकायदा लगाते थे क्योंकि युद्ध प्रिय लोग थे, आरे वाले पहिए यूज करते थे। अच्छा, आरे पहिए, मैं आपको जब नव पाषाण काल बता रहा था या सिंधु घाटी सभ्यता बता रहा था, तो वहां जो पहिया था वो कौन था? वो भारी पहिया था, भरा हुआ पहिया था। यहाँ पे इस प्रकार का पहिया है, ऐसे ऐसे तीलियां लगी हुई हैं। कहाँ पे? आर्य लोग ऐसे तीलियों वाले पहिए यूज करते थे। लेकिन जो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या जो नवपाषाण काल में पहिया यूज किया जाता था, वो ये भरा हुआ था, ये सारा पूरा भरा हुआ, मतलब ठोस पहिया था, एक तरह से मानिए क्या था? ठोस पहिया था ये। ठीक। तो ये क्या यूज करते थे? आरे वाले पहिए यूज करते थे। और चौथा, ये एक भारोपी एक भाषा बोलते थे, ये एक ही भाषा बोलते थे, जिसे हम क्या कहते थे? भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा, जिसको इंडो आर्यन, इंडो इंडो आर्यन इंडो आर्यन भाषा कहते थे। ठीक। तो कितनी विशेषताएं हो गई आपकी? अच्छा, एक विशेषताएं और कलिए, अग्नि, अग्नि की अग्नि की पूजा करते थे। ठीक। और भी कॉमन विशेषताएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फालतू विशेषताएं बस आप इसको समझ लीजिए ना, ये मेन इसको समझना आपको है। विशेषताएं बहुत हैं, कॉमन विशेषताएं भी बहुत हैं। तो मैं चार पांच विशेषताएं आपको लिख दिया। ठीक। कि ये आर्य संस्कृति के लोग, ग्रामीण संस्कृति थी इनकी, ये घोड़े और घोड़े वाले रथ यूज करते थे, कवच हेलमेट बकायदे लगाते थे, आरे वाले पहिए थे यानी तीली वाले पहिए थे, ये एक भाषा बोलते थे, जीरे एक ही भाषा बोलते थे, जिसको हम भारोपी भाषा या इंडो आर्यन भाषा कहते हैं। ये अग्नि की पूजा भी करते थे क्योंकि वेदिकाएं उदकाएं भी थी। ठीक। तो ये इतने इतने आपकी कॉमन विशेषताएं हैं। ठीक। तो आपका सबसे इसमें इंपॉर्टेंट विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, आर्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये भारोपी, ये भारोपी भाषा, जो ये एक भाषा बोलते थे। सबसे इन विशेषताओं में जितनी भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण भाषा क्या है? ये भारोपीय भाषा है, इंडो आर्यन है। अब ये भारोपीय भाषा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये भारोपी भाषा क्या है। तो भारोपी भाषा को समझने के लिए आइए हम आपको जैसे क्लास में स्टूडेंट रहते हैं, विदेश में, मान लीजिए हम लोग विदेश में हैं, वहाँ पे स्टूडेंट है, तो मान लीजिए किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। ठीक। अब उन 100 स्टूडेंट में हम कैसे बैठाने का तरीका, एक कि उन स्टूडेंटों को हम कैसे बैठा सकते हैं, कितने प्रकार से हम बैठा सकते हैं। जैसे जैसे पहला आप देख लीजिए, पहला हम कैसे बैठा सकते हैं? लिंग के आधार पे, कि भाई महिलाएं जो हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो जेंट्स हैं वो एक तरफ हो जाएं। पहला ये यूज कर सकते हैं। ठीक। दूसरा हम क्या सकते हैं? हाइट के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, उन बच्चों को दूसरा ऊंचाई के आधार पे, कि भैया 6 फुट वाले सबसे पीछे, उससे कम वाले आगे, उससे कम वाले आगे, उससे कम वाले, इससे हम कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम देश के आधार पर बैठा सकते हैं, कि भैया पाकिस्तान वाले उधर बैठो, भारत वाले इधर बैठो। अलग अलग इसलिए बैठा कि मार न कर दें सब भारत पाकिस्तान वाले। ठीक। और एक चीज पे और हम बैठा सकते, वो भाषा के आधार पे, कि भैया अंग्रेजी वाले एक तरफ बैठिए और हिंदी वाले इस तरफ बैठिए। तो आप एक चीज देखिए इसमें, कि ये जो अंग्रेजी बोलने वाले का एक समूह बन गया, हिंदी बोलने वालों का एक समूह बन गया। उसी तरह
ये जो भारोपी भाषा थी, ये ये आर्यों की एक सामूहिक भाषा थी, सबकी एक ही भाषा थी, ये भारोपी भाषा। यानी कि सभी जो आर्य थे वो एक ही भाषा बोलते थे, और इन्हीं भाषाओं के आधार पे, इन्हीं इन भारोपी भाषा के आधार पे हम आर्यों की पहचान करते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, इन्हीं इसी भारोपी भाषा बोलने के आधार पर हम आर्यों की पहचान करते हैं कि ये जो भी आरोप भारोपी भाषा बोला वो कौन था, आर्य था। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी क्या है, भारोपी भाषा है। क्यों? क्योंकि इसी भारोपी भाषा के आधार पे हम आर्यों की पहचान करते हैं। ठीक, तो आइए अब, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इन सारी विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अब आप देखिए, अब आप आंसर, इसका आंसर ढूंढिए कि ये आंसर क्या है। आइए, भारोपी भाषा मैंने आपको बता दिया कि एक भाषाई समूह हो गया। मैंने बताया ना कि अंग्रेजी वाले एक तरफ, हिंदी वाले एक तरफ, तो एक समूह बना ना। तो ये भाषाई, भारोपी भाषा एक क्या था, एक भाषाई समूह था। ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हो कि आर्य कौन थे, अगर क्वेश्चन आपका ये है कि आर्य कौन थे, और ऑप्शन में आपको दिया हो कि श्रेष्ठ थे या कुलीन या सभ्य या सज्जन, पहला ऑप्शन ये है अगर, ठीक, और तीन ऑप्शन दूसरा ऑप्शन अलग अलग है, तो आंसर आपका यही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य या सज्जन। लेकिन यदि दूसरा ऑप्शन इसी में बढ़ा दिया, दूसरा ऑप्शन क्या बढ़ा दिया, दूसरा ऑप्शन बढ़ा दिया कि ये एक भारोपीय, एक भाषाई समूह, भारोपी नहीं भाषाई समूह, एक भाषाई समूह के लोग थे, एक भारोपी भाषाई समूह अगर ये दोनों ऑप्शन में है तब तो आप यही लगाएंगे, श्रेष्ठ कुलीन सभ्य सज्जन। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये श्रेष्ठ कुलीन सभ्य सज्जन नहीं है ऑप्शन में, तब आपको क्या यूज करना है, एक भाषाई समूह के लोग। ठीक, क्या यूज करेंगे तब, एक भाषाई समूह के लोग। यानी कि आपको क्वेश्चन में यदि ये ऑप्शन में है श्रेष्ठ कुलीन सभ्य सज्जन, तब तो आप यही यूज करेंगे। दोनों ऑप्शन में है, ठीक, तो आप कौन सा यूज करेंगे, श्रेष्ठ कुलीन सभ्य सज्जन। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप एक भाषाई समूह के लोग। ठीक, तो इस प्रकार से आर्य कौन थे ये आपको क्लियर हो गया होगा, आर्य कौन थे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्य कौन थे, एक श्रेष्ठ कुलीन सभ्य या सज्जन या एक भाषाई समूह के लोग। ठीक, अब आगे देखिए, अब आपको ये आर्य, ये आपका नाम क्यों हो गया, आर्य कौन थे ये क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए इसमें कि ये जैसे ग्रामीण थे, आर्य क्या थे, ग्रामीण थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, ग्रामीण थी, आर्य संस्कृति की विशेषताएं थी, ग्रामीण थे, ये यूज करते थे। तो अगर आप इसकी तुलना इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि तुलना भी हम पढ़ना है हमको, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे, नगरीय थे। क्यों? क्योंकि उनके ज्यादातर ईंटें जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों के बनते थे। ठीक, ये घोड़े वाले, ये युद्ध प्रिय लोग थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब ऐसे तुलना भी हमको पढ़ना है, और उसी तुलना से बार बार कोई, क्योंकि आप देखिए कि उसी एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, और उसी एरिया में बाद में आर्य आए, और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो गया, इसलिए तुलना भी हमको पढ़ना है। ठीक, तो आइए अब अगला देखते हैं, ये मैं आपको मिटा दे रहा हूं अब। दूसरा भी हो गया आपका। ठीक, आइए
क्वेश्चन नंबर 3, आर्य कहाँ से आए थे? तो मान लीजिए कि जितने भी विद्वान हैं, जितने भी इतिहासकार हैं पूरे विश्व में, जिसने आर्यों को बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे, कुल 100 है। मान लीजिए कि कुल टोटल कितने हैं? 100 हैं। 100 विद्वान हैं टोटल। ठीक, तो उन 100 में से लगभग 90% क्या थे? विदेशी। 90% लोगों ने क्या 90% विदेशी नहीं, 90% लोगों ने, 90% विद्वानों ने क्या बताया कि आर्य कौन थे? विदेशी थे, भारतीय नहीं थे, माने वो विदेश से आए थे। लगभग 90% इतिहासकारों ने क्या बताया कि आर्य क्या थे? विदेशी थे, विदेश से आए थे 90%। और 10% विद्वानों ने बताया कि वो देसी थे, यानी यहीं के थे, यानी कि भारत के थे। ठीक, तो 90% विद्वानों में, अच्छा, ये विदेशी थे तो ये बहुमान्य मत है, मतलब ये विदेशी वाला जो है बहुमान्य मत है और ये मान्य नहीं है। तो ये बहुमान्य मत में भी डिस्प्यूट है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बता दिया कि ये यहाँ से आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सत्य नहीं बता पाया है कि यार कहाँ से आए थे, ये कोई नहीं बता पाया है। उत्तर में आपको वही चुनना है जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आप, मध्य एशिया, मैक्स मूलर, सभी वेद और ईरानी ग्रंथ जी व्यवस्था, सब देखिए क्या लिखा हूं मैंने। आर कुछ कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे। कुछ विद्वानों ने बताया कि देसी थे, भारतीय थे। ठीक, और इन विदेशी विद्वानों में भी मतभेद है कि कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है उत्तरी दूर से आए थे। ठीक, कुछ इतिहासकारों में जो बता रहे हैं कि विदेशी थे। ठीक, तो उनमें आप देखिए कि एक मैक्स मूलर है, उन्होंने बताया है कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के थे। जो आर्य थे वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। सभी वेद, अच्छा, मैक्स मूलर ने बताया कैसे कि ये मध्य एशिया के थे? मैक्स मूलर ने क्या किया था कि सभी वेदों को उठाया और एक ईरानी ग्रंथ है जिंदवेस्ता, उसको उठाया और सारे सारे वेदों को और ईरानी ग्रंथ को पढ़ डाला और उसमें देखा, तुलना तुलना करके एक तुलनात्मक अध्ययन किया, पढ़ा, देखा, तो उससे एक निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ये मध्य एशिया के रहे होंगे, मध्य एशिया के रहे। और ज्यादातर इतिहासकार मध्य एशिया ही मानते हैं। और अगर ऑप्शन में आपको आंसर देना होगा तो आप क्या देंगे? मध्य एशिया ही उत्तर देंगे। क्या देंगे? मध्य एशिया ही उत्तर देंगे, यही उत्तर रहेगा। ठीक, एक इन्होंने बताया है कि ये तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक, तो दयानंद सरस्वती ने अपनी एक किताब लिखी है, कौन सी किताब है? सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। अच्छा, ये 90% इतिहासकार है, उसमें मैंने केवल आपको 3 ही लिखा है। 3 इसलिए लिखा है कि जो इम्पोर्टेंट है वो लिखिए, फालतू इतिहासकार तमाम इतिहासकार हैं। एक रूस का है, उसको भी लिखे, तमाम है, उनको लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? जैसे मध्य एशिया वाला, ये तो सभी इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं यही आंसर होता है, तो इसको तो लिखना सबसे जरूरी है। बाकी ये मैंने इसमें देखिए, तिलक जी हैं, इसमें दयानंद सरस्वती जी हैं, इन लोगों को मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये भारतीय हैं लेकिन बता रहे हैं कि आर्य जो है विदेश से आए थे, इसलिए इन लोगों को लिखा। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय लोग हैं और ये बता रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे। ठीक, तो, तो तिब्बत, दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखा है कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक, और दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, इन लोग को जो है अपने हिंदू संस्कृति से बहुत प्यार था, बहुत ही लगाव था इन दोनों को। दयानंद सरस्वती धीरे धीरे हिंदू संस्कृति से उबते 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 लास्ट में इन्होंने कहा कि अब इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। जब ये हिंदू संस्कृति से ऊब गए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ पे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और अब देखिए, आर्य समाज
यानी कि आर्य में उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती ने कहा कि अब हम वेदों की ओर लौटते हैं। इतने ऊब गए थे, उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटते हैं। ठीक। और इधर बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र, अच्छा उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र का थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, ये हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यानी ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक। इसको आर्कटिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसको अंटार्कटिक क्षेत्र कहते हैं, अंटार्कटिक। इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। तिलक जी ने कहा तिलक जी की एक किताब है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। देखिए इनकी किताब का नाम यही है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस कहाँ के थे, आर्कटिक क्षेत्र के थे। तो आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव अगर लिखा रहे या आर्कटिक क्षेत्र लिखा रहे, तो आप तो आंसर ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक, ये दोनों दोनों एक ही बात है। तो इसको आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। ये नीचे अंटार्कटिक क्षेत्र या दक्षिणी ध्रुव। ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। अब कुछ इतिहासकार हैं जो देसी हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसी को दिमाग में रखना है आपको। उत्तर में मध्य एशिया रहेगा, मैक्स मुलर ने कहा। कैसे कहा, सभी वेदों को पढ़ा, ईरानी ग्रंथ जिंदवेस्ता को पढ़ा, तुलनात्मक अध्ययन किया, उससे अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि नहीं ये मध्य एशिया से आए थे, और ज्यादातर इतिहासकार इसी को मानते हैं, इसलिए उत्तर यही होगा। कोई सत्य नहीं बता पाया है कि आर्य कहाँ से आए थे। उत्तरी ध्रुव आर्किटेक्ट तिलक जी ने कहा, इसको मैंने इन दोनों लोगों को मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भारतीय थे या इन्होंने बताया कि आर्य विदेश से आए थे। ठीक। इसलिए उनको बता दिया। अब ये देसी जो इतिहास जो जो कुछ इतिहासकार हैं जो बताए हैं कि आर्य कहाँ थे, देसी ही थे, यहीं से आए यहीं से हुए। तो कुछ इतिहासकार जैसे सप्त संदौर क्षेत्र से बताए, ब्रह्मर्षि देश से बताए, मध्य, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मोटी मोटा दिमाग में रखना है कि ये सप्त सौंदर्य क्षेत्र है, ये ब्रह्मर्षि देश है, ये मध्य देश है। ठीक। तो सप्त सैंधव क्षेत्र, ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश, तीन जगह से बताया गया है। तो ये इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझ लिया। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ, देखिए इसको। ये भारत है, ये देखिए, ये अफगानिस्तान से होते हुए ये इधर जो 7 नदियों का अफगानिस्तान, आर्यों का फैलाव कैसे था, अफगानिस्तान से होते हुए ऐसे होते हुए इधर लास्ट में गंडक नदी तक था, गंडक नदी तक था। तो जो इधर वाला एरिया था जिसमें 7 नदियों का क्षेत्र है, या जिसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे, ये 7 नदियों का क्षेत्र था, इसलिए इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। ठीक। इसके बाद ये बीच वाला एरिया जो था, जो दिल्ली हरियाणा कुरुक्षेत्र का था, इसको ब्रह्मवर्त कहते थे। इधर गंगा यमुना का दोआब है, इसको ब्रह्मर्षि कहते थे। और इधर ये नर्मदा और इधर ये हिमालय, ये इधर इधर वाला एरिया क्या कहलाता था, मध्य देश कहलाता था। और ये पूरा एरिया क्या कहलाता था, आर्यावर्त। तो एक मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि ये अफगानिस्तान से आर्यों का ऐसे फैलाव हुआ। इधर ऋग्वेदिक आर्यंस थे, इधर से फलते फलते गंगा गंगा यमुना दोआब में लेटर वैदिक आर्यंस आ गए, इधर गंडक नदी तक जाते जाते समाप्त हो गए। ठीक। जाते जाते मतलब वहां पर अंतिम फैलाव ये गंडक नदी तक था। ठीक। इधर 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था उसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। इधर बीच में दिल्ली हरियाणा कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र था जो, वो ब्रह्मवर्त है। और इधर गंगा यमुना का जो दोआब है उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ठीक। और इधर विंध्याचल रेंज नर्मदा से लेकर इधर हिमालय तक ये जो मध्य का क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, मध्य देश कहते हैं। और ये टोटल जितने आर्य में फैले थे इसको आर्यावर्त कहते थे। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लगभग लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्य, इनका शब्द का अर्थ क्या है, आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेद के बारे में मैं बताऊंगा कि वेद शब्द कैसे बना, फिर आगे आगे कैसे आगे, मतलब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।